तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाएं बाजू की इंतहा पसंदों से मुतासिरा रियासतों के साथ तलब करदा अहम इजलास में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के साथ तलब की गई एक अहम मीटिंग में शिरकत की और माओ नवाजों पर काबू पाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के वज़राए आला ने भी इजलास में हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सरहद पर फायरिंग के तबादले में 30 माओ नवाजों की हलाकत के तनाजुर में ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विशेषता आदि, एडिशनल डीजीपी इंटेलिजेंस बी शिवधर रेड्डी और SIB के IG PB सुमति ने भी इजलास में शिरकत की। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे के मौके पर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का वक्त मांगा है और ये बात सामने आई है कि वो रियासत में सैलाब की इमदाद में इजाफा करने की दरख्वास्त करेंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जल्द से हालात हासरा से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। निजामाबाद शहर के खिला रोड पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जल्द से हालात हासरा मुनक्किद हुआ। सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए मोहन भागवत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि RSS के सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि मुल्क में हिंदू मुत्तहद न होने पर खतरा हो सकता है, जबकि मुल्क के हर शहरी हिंदू, मुस्लिम, दलित व दीगर को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। उन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तान की 2000 मुरबा किलोमीटर अराजी पर कब्जा कर चुका है और वजीर आजम अमरीका का दौरा कर रहे हैं। चीन से हिंदुस्तान को खतरा है, जबकि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को खतरा है। सदर मजलिस ने वजीर आजम पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को तकलीफ पहुंचाई है। सदर मजलिस ने नौकरियां देने, मैशियत को बहाल करने और चीन को भगाने का मुतालबा किया है। कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भागवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, OBC को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भागवत कहे
चेन्नई में हिंदुस्तानी फिजाइया के एयर शो के बाद अफरा तफरी मच गई। 3 अफराद जाँ बहक और 230 लोग जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया की 92वीं सालगिरह मनाने के लिए एक अजीम शान एयर शो मुनक्किद किया गया था, जिसकी वजह से चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। इस दौरान 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मिली है, जबकि 230 अफराद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रैफिक काम के नाक़ास तालमेल की वजह से शहर के कई हिस्सों में इसी तरह के वाक़यात देखने में आए हैं। मरीना बीच पर जमा होने वाले बहुत बड़े हुजूम को तकरीब के बाद मुंतशिर करने के लिए जद्दोजहद का सामना रहा। आपको बता दें कि एयर शो देखने के लिए लोग सुबह 11 बजे से ही मरीना बीच पर जमा हो गए थे। कई लोगों को चलचलाती धूप से बचाने के लिए छतरियों का इस्तेमाल करते भी देखा गया था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस एयर शो में तकरीबन 16 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। तकरीर सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक जारी रही। ताहम हजारों लोग सुबह 8 बजे से ही तेज धूप में अच्छी जगह हासिल करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कई बुजुर्गों की गर्मी की वजह से बेहोश हो जाने की इतलात मिली है। हुजूम की परेशानी में इजाफा करने के लिए वहां मौजूद पानी फरोशों को भी हटा दिया गया था, जिससे हाजिरीन को पीने का पानी नहीं मिल सका। पाकिस्तान की कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक तेल के टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। 3 गैर मुल्की जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जराये ने बताया कि कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब एक तेल के टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और फिर उसके बाद आग लग गई। इस धमाके में जानी नुकसान के साथ साथ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सिंध के वज़ीर दाखिला के मुताबिक धमाका IED का था और धमाके की तहकीकात शुरू कर दी है। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। गवर्नर सिंध ने भी IG पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब की है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। ज़राए ने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वज़राए आला ने इजलास में शिरकत की, जबकि 5 मरकजी वज़रा भी जो बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों की तरक्की में मदद देने में पेश हैं, वो भी इजलास में शरीक रहे। कौमी सलामती के नायब मुशीर और मरकज़ रियासतों ने मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्स के सीनियर अफसरान भी इजलास में शामिल रहे। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की लानत को मार्च 2026 तक जड़ से ख़त्म कर देने का अहद किए हुए हैं। दरियासना इस इजलास के दौरान माओ नवाजों से मुतासरा इलाकों में तरक्की, सरगर्मियों और रियासतों की शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। करोड़ की जनता तक पहुंचे, उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज के व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है, तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो नक्सलवादी गांवों को ना शिक्षा से युक्त होने देते हैं, ना वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं देने देते हैं, ना कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना टेलीफोन सुविधाएं, पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं को भी आगे बढ़ने देते हैं। अंततोगत्वा हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे संयुक्त प्रयास, सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं।
वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने के लिए हमने 2 रूल ऑफ लॉ बहुत समय पहले देश ने तय किए थे। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्थापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना, और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं है, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से भरते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। 2022 में पहली बार वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही। 30 साल के बाद पहली बार ये आंकड़ा 100 के नीचे टच किया है। वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से आशा की किरण दिखाता है। 14 से 24 में बहुत कम घटनाएं दर्ज होती गई है, ग्राफ लगातार नीचे गया है। टॉप 14 मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने किसी भी मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों को उम्र कैद की सजा देने का मुतालबा किया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, नायब सदर मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल करीम फहम व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने राजेंद्र नगर ACP से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत दी और मलून नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि हिंदुस्तान एक हमा मजहबी मुल्क है जहां पर लोग एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करते हैं और मजहबी हम आहंगी के पैगाम को फरोग दिया जाता है, लेकिन पिछले चंद सालों में मजहबी रवादारी के माहौल में फिरका परस्ती का जहर घोला गया है और कुछ अनासिर हैं जो अपने सियासी मफादात के लिए अवाम को दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ उकसा रहे हैं। दीगर जिम्मेदारान ने भी कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले खुद साख्ता मजहब के ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, इसी वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। फेडरेशन के दीगर जिम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में मरकजी और रियासती हुकूमतों से पुरजोर मुतालबा किया है कि किसी भी मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाए। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नानानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने टोली चौकी जंक्शन पर सीवरेज लाइन को दोबारा बनाने के काम का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नानानगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने महकमा आबरसानी के ओहदेदारों और प्रोजेक्ट के DGM के साथ टोली चौकी जंक्शन पर जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। आपको बता दें कि ये काम हल्के कारवान में सीवरेज सिस्टम की असरनौ तश्कील का हिस्सा है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 297 करोड़ रुपये के फंड्स मंजूर किए गए थे। जिले खम्मम के DSC स्पेशल SDT उम्मीदवारों ने असनादात की तस्दीक न होने पर महकमा तालीम के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। DSC उम्मीदवारों के असनादात की तस्दीक का अमल जारी है, लेकिन जिला खम्मम के उम्मीदवारों में तशवीश पाई जा रही है क्योंकि उनके असनादात की तस्दीक नहीं हो रही है। उम्मीदवारों ने महकमा तालीम के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि उनके मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है।
माहीगीर खानदानों के हाथों को मजबूत करने के एक हिस्से के तौर पर फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मीतू साई कुमार ने मंथनी शहर के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ी। वजीर डी श्रीधर बाबू की हिदायत पर फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मीतू साई कुमार ने मंथनी शहर के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ी। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल चेयरमैन रमा और मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि 100% सब्सिडी पर 7 अक्टूबर से तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का आगाज हुआ है। समकियार डेवलपमेंट स्कीम के तहत छोटी मछलियां छोड़ने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सिंगरेनी वर्कर्स के लिए मकानात के हवाले से बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिंगरेनी के वर्कर्स के लिए बोनस का ऐलान किया गया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पीर को प्रजा भवन में बोनस चेक्स तकसीम किए। वजीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिंगरेनी वर्कर्स को मकानात की फराहमी के हवाले से बहुत जल्द फैसला करेगी। కార్మికులు కూడా నిజంగా వాళ్ళతో చాలా బాండింగ్ ఉంది నాకు. వాళ్ళ కష్టాలు ప్రత్యక్షంగా కొత్తగూడెము, ఇల్లెందు, మనుగూరు, సత్తుపల్లి ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఇంటిని ప్రతి గుమ్మాన్ని టచ్ చేసినోడిని. వాళ్ళకి ఏదో కార్మికులంటే ఇందాక మిత్రులు అన్నట్టు సీనన్నకి తెలుసని నిజం కూడా వాళ్ళు చాలా బహుభేద వాళ్ళు ఉన్నమాట వాస్తవం. తప్పకుండా ఇళ్లకి సంబంధించిన విషయంలో కేబినెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి శ్రీధరబాబు గారు మేమంతా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక తీపి కబురు అతి కొద్ది రోజుల్లో కూడా చెప్పడం జరుగుద్ది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने वज़रा को एहतियात से बातचीत करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के दरमियान लफ्जी जंग हुई थी और उसके बाद से कोंडा सुरेखा को तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह इस वाक़े के बाद से संजीदा हो गए हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और रियासती वज़रा को मशवरा दिया है कि वो एहतियात से बातचीत करें और बिला वजह बोलने से गुरेज करें। दूध के पैकेटों की चोरी करने वाले की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़चल में ये वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राघवेंद्र नगर कॉलोनी में नंदी डेयरी के सामने गुज़िश्ता चंद दिनों से एक नामालूम शख्स दूध की पैकेट्स की चोरी कर रहा था। ताहम इसकी ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने निज़ामाबाद में जलसे से खिताब के दौरान एफटीएल और बफर जोन के नाम पर जारी निज़ामी कार्रवाइयों पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि नया सेक्रेटेरिएट हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है। मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधि भी एफटीएल में है। उन्होंने बापू घाट लंगर हाउस का हवाला दिया। सदर मजलिस ने कहा कि सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है और बड़े बड़े सियासतदानों की समाधि टैंक बंड के एफटीएल में है तो इस पर मजलिस को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में रह सकता है तो गरीब का घर क्यों एफटीएल में नहीं रह सकता। एफटीएल की बात कर रहे हैं तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में हैं। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से की बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप।
सीपीआई के रुकन असम्बली सांबा शिवाराव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा नदी के आबगिर इलाकों में रहने वालों में हुकूमत भरोसा पैदा करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर आबगिर इलाकों में रहने वालों को हटाने की कोशिशों पर सवाल उठाए। పురి డివిజన్ సంబంధించి ఉప్పల మండలంలోని అనేక మంది నిర్వాసితులు అవుతామనే భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి ప్రజల మధ్య నేను ఉండి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ మూసీ పరివాహక ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్య ఇది. అసలు ఎవరికి ఇది క్లారిటీ ఉండట్లేదు. ప్రభుత్వ ఆలోచన ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. ఒక మంత్రి ఒక రకంగా చెప్తున్నాడు, ఇంకో మంత్రి ఇంకో రకంగా చెప్తున్నాడు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రకంగా చెప్తున్నాడు అనేది వీళ్ళందరిలో బలంగా నాటుకుపోయింది. ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రెసిడెన్స్ ఉండబట్టి ఆగారు, కానీ మార్కులు మాత్రం పెట్టారు. అంటే ఈ ప్రాంతం వలన అసలు మూసీ అనే దానికి అర్థం ఏంటి, వాళ్ళు ఏమి ఆలోచన చేస్తున్నారో క్లారిటీ ఉండాలి. కేవలం సుందరీకరణ పేరుతో ఈ ఇళ్ళన్నీ తీసేయాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదు ఏమైనా డ్రైన్ వాటర్ అందులో కలుస్తుందా? అలా కలిసే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే సేంద్రీ మన ట్రీట్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ నీళ్ళు ఆ డ్రైన్ వాటర్ అంతా అందులో పోతుంది. మరి ఇక ఏ పేరుతో ఇది కాలుష్యం అని అంటున్నారో అర్థం కాదు. ఇది లేపేస్తే కాలుష్యం ఎలా తగ్గింది? ఇవన్నీ తీసేస్తే మరలా ఇంకో ఇండస్ట్రీస్కి అవి పెడితేనేమో, లేకపోతే ఇతర కారిడార్లు కానీ, లేకపోతే వేరే ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ కానీ ఇటువంటి పెడితే దానివలన ఇంకా కొత్త కాలుష్యం పెరిగింది. అందుకని అసలు క్లారిటీ లేదు గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది. క్లారిటీ వాళ్ళకు ఉండొచ్చేమో కానీ జనాలకు లేదు. జనాలకి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వంగా ఒకవేళ ఇదేమైనా ప్రభుత్వ భూములు అంటే కాదు, ఇవి కొనుక్కున్న భూములు మీరు ఎలా తీసేస్తారు? ప్రభుత్వ భూములుగా ఏదైనా ఉన్న వాటిని కూడా ఆల్రెడీ 59 కింద కూడా కొంత కట్టించుకున్నారు ఆ జీవో ప్రకారంగా. అట్లా ఏమైనా ఉంటే అవి తీసుకోవాలి. మరి ఇదేమైనా వరదలకి ఏమైనా అడ్డం వస్తే ఈ కాలనీలు వీటి వల్ల ఈ హైదరాబాద్ నగరం మునిగిపోతుందని చెప్తారు. ఈ మూసి ఇరు ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న ఇళ్ల వలన హైదరాబాద్ మునగటం అనేది ఇంతవరకు లేదు. హైదరాబాద్ వరదలు పట్టడం అవన్నీ కూడా ఆ పై ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి. ఆ హిమాయత్ నగరు అటు నుంచి పైన సెక్రటేరియట్ పైన అవి జరుగుతుంది. నాకు తెలిసి ఇక్కడ తక్కువే ఉంది నాకు తెలిసి. మరి ఎట్లా అసలు దేనికోసం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. అందువలన వీళ్ళ ఆదుర్దాకి అనుగుణంగా నన్ను ఆహ్వానించారు, ఇక్కడికి వచ్చాను. ఖచ్చితంగా మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా ఈ చైతన్యపురే కాదు, మూసీ ప్రాంతమైనా ఏ ప్రాంతమైనా సరే వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే మూసీని దాని పేరుతో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. రాజకీయాలు అనేది బీఆర్ఎస్ లాంటి వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ మేము కమ్యూనిస్టులుగా రాజకీయాలు చేయం. మేము ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆందోళనకు గురవుతున్నటువంటి భయాందోళనకు సంబంధించిన అంశాల పైన ఆలోచన చేసి వాళ్ళకి ఒక నిబ్బరత, ఒక భరోసా కల్పించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించడానికి మేము వస్తాం. ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి అనుసంధానంగా మేము ఉన్నాం. ఆ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసే బాధ్యత కమ్యూనిస్టులుగా మేము తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాం, ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఇమీడియట్గా ఒక వైట్ పేపర్ విడుదల చేయండి. మూసీ వల్ల మూసీ కింద ఎన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది, అసలు మీ లక్ష్యం ఏంటి, దేనికోసం ఈ మూసీ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. మీ హైడ్రా పేర్లు ఎంత గజిబిజి ఉందో, ఎంత తికమక ఉందో, ఈ మూసీ బ్యూటిఫికేషన్లో కూడా అంత తికమక కనపడుతుంది. దీన్ని సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉందని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఆ విధంగా మీరు ఒక వైట్ పేపర్ అంటే మొత్తం వివరాలతో కూడినటువంటి వైట్ పేపర్ విడుదల చేసి, ఆ వైట్ పేపర్ బేస్గా అన్ని పార్టీలతో, ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అన్ని పార్టీలతో సమావేశం జరుపుతా ఉన్నది మంచిదే. అన్ని పార్టీలు కూడా సమావేశం జరిపి దానిలో ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా పిలవాలి. రాజకీయ పార్టీల కంటే కూడా మేము ఉండాల్సిందే. మాతో పాటు ఈ వాతావరణ నిపుణులు లేకపోతే ఇతర ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళని కూడా పిలిచి వాళ్ళ సలహాలు కూడా తీసుకోండి. ఎందుకంటే లక్షలాది మంది మనసుల్లో భయాందోళనకు గురి చేస్తే అది మంచి పరిపాలన అనిపించుకోవాలి. దానివలన అసలు నువ్వు ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా సరే
ఒక్కడికి నష్టం జరిగితే ఆ ఒక్కడు ఇల్లెక్కి కోతకు వస్తే నువ్వు చేసిన మంచి అంతా పోయింది. అందువల్ల మనకు ఉన్నటువంటి సేయింగ్ ఉంది, లీగల్ సేయింగ్ ఏంటంటే 100 మంది దోషులు తప్పించిపోయినా పర్లేదు కానీ ఒక్క నిర్దోషి కూడా శిక్షించబడకూడదు. ఇవాళ మీ ఆలోచనల ప్రకారంగా మరింత మంచి జరగాలి తప్పితే మీ ఆలోచనల ప్రకారంగా ఈ లక్షల మందే కాదు, ఇక్కడ వాళ్లే కాదు, జిల్లాల్లో కూడా అదే విధంగా భయోత్పాదానికి గురవుతున్నారు. జిల్లాలకు కూడా ఒక ఆయన ఎవరో ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్, ఈ హైడ్రా జిల్లాలకు కూడా తీసుకెడతామని. అంటే ఈ రాష్ట్రం అంతా గందరగోళ పరుస్తూ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అసలు మీకు స్పష్టత లేదు. ప్రభుత్వ భూములు తీసేస్తారా, లేకపోతే వరదకు అడ్డం వచ్చే భూములు తీసేస్తారా, లేకపోతే సుందరీకరణకు అడ్డం వచ్చే భూములు తీసేస్తారా, ఏదనేది స్పష్టత లేదు. మీరు ప్రభుత్వ భూములు కానీ తీసేయాలని అనుకుంటే కొన్ని లక్షలు ఇళ్ళు పోతాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వాళ్ళ జిల్లాలకు తీసుకెళ్తామన్నారు. జిల్లాలుగా తీసుకెళ్తే అక్కడ వరదలోకి అడ్డం వచ్చే ఇళ్ళు కొద్ది ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ పేదాళ్ళు వేసుకుని భూములు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపితే ఇవి అన్నీ కలిపితే దాదాపు 1 కోటి ఇళ్ళు పోవాల్సి వచ్చింది. మొత్తం మీరు లెక్కలు తీసుకోండి, ఈజీగా 1 కోటి ఇళ్ళు పేదవాళ్ళు వేసుకుని భూములు ఉంటాయి. అందువలన ఎవరు పడితే వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని నివారించుకోవాలి. ఒక్కో మంత్రి ఒక్కో పద్ధతిలో స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ అయ్యే చెప్తున్నారు. అందువలన ఆ విధంగా మంత్రులు ఎవరికి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు దాన్ని నిర్వచనం చేసుకుని స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వటం, ఆ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మీకు నష్టం వస్తుంది. దాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. త్వరలోనే అఖిల పక్షాన్ని పెట్టి ఆ విధంగా అఖిల పక్షంలో చేసిన నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా మీరు ముందుకెళ్తే వాళ్ళకు కూడా ప్రజలకు కూడా భరోసా ఉంటుంది. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది లేని ఇళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితి తీయటానికి వీల్లేదు, కొనుక్కున్న ఇళ్ళని తీయటానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ వరదకి మీకు बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कल शब निज़ामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी से गुजारिश करते हैं कि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मगरबी एशिया में जंग बंदी का मुतालबा करें। अगरचे के 12 से 15 लाख फ़लस्तीनी अपने घर बार खो चुके हैं, लेकिन वो मौत से नहीं डरते। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पुलिस जानी मास्टर की अबूरी जमानत मंसूख करने के लिए रंगारेड्डी कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करेगी। पुलिस जानी मास्टर की कौमी अवार्ड की मअतली के मौके पर जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त करेगी। अदालत ने कौमी अवार्ड वापस लेने के लिए 4 रोज़ के लिए अबूरी जमानत मंजूर की थी। कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक ट्रक में सवार खुदकुश हमलावर ने चीनी शहरियों के काफिले पर हमला किया। इब्तदाई इत्तलात में कई हलाकतों की निशानदही की गई है, जिनमें से बाज़ का कहना है कि मुतासिर होने वालों में एक हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी की क़यादत में सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़मून नवेसी के मुकाबले मुनक़िद किए गए। याखुदपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने बेहतर मुज़ाहरा करने वालों में इनामात तक़सीम किए। 28 सितंबर को हुए इस मुकाबले में तकरीबन 6000 तलबा ने हिस्सा लिया। 21,000 रुपये का खुसूसी इनाम दिया गया और 11,000 रुपये तेलुगु में मज़मून नवेसी पर दिया गया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कायदीन, इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी से खवातीन ने शिकायत करते हुए कहा कि खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत के बाद मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। राजगोपाल रेड्डी ने इस स्कीम के बारे में खवातीन की राय बस में सफ़र करते हुए जानने की कोशिश की, जिस पर बाज़ खवातीन ने कहा कि रकम देकर टिकट खरीदने वाले बस में ठहर कर सफ़र कर रहे हैं, जबकि हम बस में आराम से बैठकर सफ़र कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने पूछा कि क्या खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादे से खुश हैं, जिस पर इन खवातीन ने जवाब दिया कि मुलाजिमत करने वाली खवातीन को इससे फ़ायदा हो सकता है, ताहम मजदूर खवातीन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। घर में पंखा खोलने के लिए स्विच ऑन करने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या भद्रावती कोत्तागुड़म ज़िले में पेश आया। इस 12 साल लड़की की शिनाख्त स्वप्ना के तौर पर की गई है। वो घर में पंखा खोलने के लिए स्विच को ऑन कर रही थी कि बरक़ी शॉक लगने से बेहोश हो गई। उसको दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। गुस्ताख यती नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए आज निज़ामाबाद में बंद मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बंद की अपील की गई, जिसके बाद निज़ामाबाद शहर में दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। साथ ही ट्रांसपोर्ट की खिदमत पर भी बंद का असर पड़ा। शहरियों से अपील की गई कि वो पुरअमन रहें और अमन की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए मुकामी हुकाम के साथ ताउन करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।